आज ही ऐलान कर रहा हूँ, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बताऊं, चाहे कोई भी हो। अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर है उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे। तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी। तो आपकी लड़ाई जितनी मजबूती से वकालत अंदर करते हैं कोर्ट के अंदर, उतनी ही मजबूती से जमीन पे ईमानदारी से आपके साथ खड़े होते हैं, जो सब विचारधाराओं को, समानता को मान के चलते हैं। और पूरे भारत के एक जाने माने एक ऐसी शख्सियत, ऐसे वकील जो किसी से डरते नहीं है, एक ऐसे लीडर की फॉर्म में वो उभर रहे हैं एक ऑप्रेस सेक्शन के लिए, खासकर पुलिस से कैसे सामना करना है। ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी करके, पुलिस को कानून कैसे समझाना है, पुलिस को ये परिभाषा कैसे बतानी है कि तुम जनता के सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट। भारतीय जनता पार्टी के सामने ईमानदारी से, मुखरता से डरना नहीं। चाहे उन्होंने ईडी की रेड जब 2018 में प्रातः सर के 20 में ऑफिस में हुई थी, हमारे ऑफिस में दफ्तर में रेड डाली, तो क्या डर जाना चाहिए कि देशद्रोह, देशभक्त का जो चोला पहने हैं वो असली में हर काम ऐसा कर रहे हैं जो राष्ट्र की मजबूती के खिलाफ है। रामपुर को टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो, चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर है उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। ये ध्यान रखिए सब बात। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे। नहीं तो लड़ाई होगी, जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल किसी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि वो हमारी मदद करें तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या तो सर आप चाहते हैं कि आपको साझा कैंडिडेट बनाए विपक्ष ईवीएम के खिलाफ, मुझे साझा कैंडिडेट बनाया जाए तो मैं ऐसे ही सबक सिखाऊंगा आरएसएस और बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को कि शायद वो दोबारा ऐसा कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं, पूरे भारत में सपने में भी। इसीलिए शायद कमेटी में पहले
पक्ष, ये जो हालांकि टाइम भी कम है, इससे अगर लड़ाई क्योंकि दिखाने की ज्यादा है कि दुनिया को दिखाना है कि कैसे ईवीएम को और आरएसएस बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को हराना है, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसलिए पहले चरण की मिली है इसीलिए, और रामपुर इसलिए भी क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ज्यादती भी हुई है, तो इसलिए रामपुर चुना गया है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूं। It is possible right now to minus EVM election. Yes, legally it is still the law कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए। ये हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे अभी 2-3 दिनों में देखेंगे। Does it mean election commission will go to the minus EVM after your? It has to go. No judgment in the country says that election should be held only by EVM. No judgment. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होना चाहिए, एक भी। लॉ उसके उल्टा है, वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहां होने चाहिए जहां इलेक्शन कमीशन कोई खास रीजन, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजन दिखा सके कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आज, हम वो रामपुर में, तो बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी तो देखिए सभी विपक्षी दलों से ईवीएम के जरिए ईवीएम के बारे में ही बात हो रही है कि सभी आके ईवीएम की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई भी ईवीएम की लड़ाई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें पहला मुद्दा क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है कि हम हराएंगे ईवीएम को, हमेशा के लिए खत्म करेंगे ईवीएम को, ताकि इसका प्रयोग दोबारा ना हो सके। और अभी तक किसी भी पार्टी ने, वहां पे बड़ी पार्टी ने, मेरे ख्याल से बीजेपी के अलावा वहां पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक वजह जो हमारे साथियों ने तय की थी, उसकी वजह पहले आप कह रहे थे कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, हटाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, अब आप ईवीएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी लोग जो ये संयुक्त मोर्चा जो चला रहे थे ईवीएम के खिलाफ। शुक्रिया। हमने वो स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि हम नहीं, शुक्रिया आपका। तोड़ने का जो दूसरे लोगों ने स्टेटमेंट दी थी वो फिजिकल तोड़ने की बात थी, जो हम लोग कह रहे हैं वो ईवीएम का कॉन्सेप्ट ही तोड़ेंगे। यही बात आप मेरी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं। ये ईवीएम का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको नेस्तनाबूद कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट को ही तोड़ देंगे हम कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो हम जो भी काम करते हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे साथियों के मन में पीड़ा है, दर्द है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, पहला काम पीसफुल तरीके से करते हैं, दूसरा काम संवैधानिक और कानूनी तरीके से करते हैं। हम 1 सेंटीमीटर भी कभी भी संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते, इसीलिए हम पीसफुल भी हैं, क्योंकि संवैधानिक और कानूनी प्रोसीजर या तरीका कहने का मतलब है वो ऑटोमेटिक पीसफुल हो ही जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन वहाँ की योगी और सरकार लगातार जो कानून व्यवस्था बेहतर होने की और मजबूत होने की बात वहाँ से लगातार करती रहती है, इसको कैसे जवाब दें? आप लोग तो जर्नलिस्ट है ना, ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे खुद हैरानी हो रही है। आपको यही कहना चाहिए था। मेरा सजेशन है, परसेप्शन बनाया जा रहा है पिछले मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे जो अच्छे समझदार जर्नलिस्ट हैं, जो अब आपने बात में पूछा, यही पूछना चाहिए। जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, वो एकदम झूठ है। सबसे ज्यादा रेप यूपी में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर हाफ एनकाउंटर्स, सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से मॉब लिंचिंग, ये सब गतिविधियां यूपी में हो रही है, और वो कास्ट क्रीड को छोड़ के सबके साथ हो रही है। Why not Supreme Court made a word in this context? देखिए, वो भी एक रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसा हम बार बार कह चुके हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रदर्शन किया था, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ आए थे उसमें, हमारे सपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्टों के ऊपर, सब संस्थानों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है अमित शाह जी और मोदी जी का, कि वो चाहते हैं कि जनता आए, जैसे 2018 में उन्होंने कहा था 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने, और वो उनकी रक्षा करें। तो वो काम भी साथ के साथ जारी है, लेकिन लड़ाई तो सब फ्रंट पे लड़नी पड़ेगी ना। इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा कि हमें टिकट दे दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ईवीएम एक ऐसा शहर है जिसको पार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अब 20% वोट फ्री के या झूठे अगर मिल जाएंगे, तो 20% वोट को पाने में, उसको उबारने में कितनी मेहनत लगेगी किसी भी कैंडिडेट को, ये आप समझ सकते हैं। और अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी की, मुझे नहीं लगता 40-50 सीटें भी आएंगी। डॉक्टर रितु को बोलते हुए देख लें, डॉक्टर रितु को सड़क पे संघर्ष करते हुए देख लें, और उन सबको देख लें, बोलते हुए ही देख पा रहे होंगे आपने, उनके संघर्ष भी देख पा रहे होंगे। तो डॉक्टर रितु उन 543 में से कितनों से ज्यादा अच्छी है, ये सवाल का जवाब मैं आप सब लोगों को पूछता हूँ।
कि हमारे बहुजन के अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा सम्मान कॉम्प्रोमाइज ना हो, जिससे हमारी जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। उस कॉम्प्रोमाइज को किए बगैर हमारे पास जो भी ऐसे चेहरे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे कि वो सभी पार्लियामेंट के अंदर जाएं, लेकिन सम्मान से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, और देश के जो सिस्टम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकने के लिए, जो एक हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़ते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन को देखते हुए भी हम पूरी जान लगा देंगे कि अच्छे अच्छे अम्बेडकरवादी पार्लियामेंट के अंदर, और जिसकी जितनी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूलभूत भावना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को इंप्लीमेंट करने के ये 3 मुद्दे होंगे। जो दूसरा वाला मुद्दा है, संविधान को इंप्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में किया जाए, उससे सभी जुल्म और ज्यादती, इंक्लूडिंग जो ये केजरीवाल साहब के साथ आज हो रही है, हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रही है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ रोज रेप, बलात्कार, हत्याएं, मॉब लिंचिंग, रिजर्वेशन में चोरी, डॉक्टर रितु और आशुतोष मेरे बराबर बैठे हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगे अगर संविधान का पालन होने लगे। तो ये 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जहां से भी लड़ा जाएगा वो अभी मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि ये फैसला सब लोगों ने मिलकर किया है, देश भर में पूरे एक्टिविस्ट वगैरह लोगों से बात करके लिया गया है। तो अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ है, देवा शायन साहब से भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद ये फैसला हुआ है। लेकिन हमारी गुजारिश है उन सभी ऑपोजिशन पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के ग्रुप में नहीं है, एनडीए के ग्रुप में नहीं है, कि ये इलेक्शन हम लोगों को सपोर्ट किया जाए। सभी पार्टीज, इंडिया गठबंधन की और दूसरे गठबंधनों की जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस चुनाव में पूरे देश में कम से कम एक इस चुनाव में ईवीएम के खिलाफ ये इलेक्शन होने दे, ताकि ईवीएम का मुद्दा जो है कारपेट के नीचे दबाने में आरएसएस और बीजेपी कामयाब ना हो सके। और मैं डॉक्टर रितु सिंह, जो देश का एक बड़ा जाना माना चेहरा है और एक युवाओं का, एक एजुकेटेड युवाओं का भी, प्रोफेसर्स का, एक देश का सबसे बड़ा आंदोलन जिसने पूरे देश में हर एक यूनिवर्सिटी में एक नई क्रांति ला दी है, जिन्होंने मोदी जी के आह्वान पर पकोड़े भी बेचने की कोशिश की, पीएचडी होने के बाद भी पीएचडी पकोड़े वाली बनने की भी कोशिश की, तो मोदी जी ने वो इनके ऊपर एक और एफआईआर करा दी कि ना तो प्रोफेसर बनने देंगे, ना पकोड़े भी बेचने देंगे पढ़े लिखे नौजवानों को। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस बारे में चंद शब्द रखें, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम ये गुजारिश करेंगे कम से कम ये वाली जो एक हम निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें हमारा साथ दें इस लड़ाई में। और इसमें ये बता दीजिएगा आप कहां से चुनाव लड़, ये लोग बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये इशू आप सबके सामने रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारी जो लड़ाई है बहुत बेबाकी से, बड़े एकदम सीधे तरीके से हम लोग आप सबके सामने जमीन पर लड़ते आए हैं। और ये चीज मैं यहाँ से क्यों बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग उस गिनती में नहीं आना चाहते कि हाँ चुनाव हो रहे हैं सर पे, देखो ईवीएम से ये भी लोग चुनाव लड़ने लगे, ये लोग सब इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना होता है। नहीं, हम लोगों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, हजारों के हिसाब से लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे दफ्तरों में आते हैं, लाइन लगती है, मैसेजेस आते हैं कि जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना मर्जी गला फाड़ते रहे। सो समहाउ मैं रियलाइज्ड कि कौन ऐसा इंसान कन्विंसिंग, प्लस जिसका जनता पे भरोसा है, प्लस जो आपकी लड़ाई जितनी मजबूती से वकालत अंदर करते हैं कोर्ट के अंदर, उतनी ही मजबूती से जमीन पे ईमानदारी से आपके साथ खड़े होते हैं। और उससे सबसे बड़ा टाइटल जो एक दलित बहुजन समाज ने देखते हुए जो एक ऑप्रेस सेक्शन उन्हें दिया है, which is Ambedkarite in a true sense, the person who is true Ambedkarite, जो सब विचारधाराओं को, समानता को मान के चलते हैं, और जिनका मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा केस भी एडवोकेट महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, और जो मेरा केस था और जिस स्थिति में आज मेरा केस है, तो 100% SC/ST का सक्सेसफुल रेट अगर किसी एडवोकेट का है जीतने में, जितने भी केसेस हमारे दफ्तर में हैं, वो एडवोकेट महमूद प्राचा जी का है। और पूरे भारत के एक जाने माने एक ऐसी शख्सियत, ऐसे वकील जो किसी से डरते नहीं है, एक ऐसे लीडर की फॉर्म में वो उभर रहे हैं एक ऑप्रेस सेक्शन के लिए, खासकर
पुलिस से कैसे सामना करना है, ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी करके, पुलिस को कानून कैसे समझाना है, पुलिस को ये परिभाषा कैसे बतानी कि तुम जनता के सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट माने नौकर। When you realize this कि जो तुम्हारी वर्दी है और इस देश का कानून सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है। आपको इस देश का कानून और ये जो खाकी है आपको जनता को डराने के लिए नहीं, जनता के बचाव के लिए और सुधार के लिए। ये वर्दी जो है ये क्रिमिनल्स को डराने के लिए है। इस चीज का फर्क बताना और इस चीज में चलना और भारतीय जनता पार्टी के सामने ईमानदारी से, मुखरता से डरना नहीं। चाहे उन्होंने ईडी की रेड जब 2018 में प्रार्थना सर के 20 में सॉरी ऑफिस में हुई थी, हमारे ऑफिस में दफ्तर में रेड डाली, तो क्या डर जाना चाहिए था? तो क्या उसके बाद नहीं बोलना चाहिए था? तो सामने नहीं आना चाहिए था? लेकिन उस नैरेटिव को, उस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए मिस्टर एडवोकेट महमूद राजा जी ने दिखाया कि इनका सामना कैसे करना है, आंखों में आंखें डाल के जुल्मी को या जो बेईमान है या जो करप्ट है उसको करप्ट कहना है और उनको उनकी असली पहचान दिलानी है कि देशद्रोह, देशभक्त का जो चोला पहने हैं वो असली में हर काम ऐसा कर रहे हैं जो राष्ट्र की मजबूती के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम दलित बहुजन एक्टिविस्ट, जो ऑप्रेस सेक्शन के, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जितने भी एक्टिविस्ट, तमाम वो लीडर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम जैसे, अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं, देखिए हम लोगों का कहना बहुत आसान है कि ईवीएम तो आ गई, ईवीएम कैसे हटेगी, बट हम लोग एक रोल मॉडल दे सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि हम मुकर जाए अपनी बात को कहते कि नहीं हमने तो कहा ही नहीं हम लोग ईवीएम नहीं तोड़ेंगे, हमने कहा है ईवीएम तोड़ेंगे, हमने कहा है हम डंके की चोट पे, मतलब मैं कुछ लीडर्स की ऐसी बात कर रही हूँ जिन्होंने कहा था हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम अपनी बात पे अभी भी कायम है कि अगर हमारे चुनाव ईवीएम से होते हैं तो उस मॉडल को किस तरीके से ब्रेक करना है, उस जगह पे चुनाव करवा के उस जगह पे बीजेपी को किस तरीके से एक नया नैरेटिव क्रिएट करके ये दिखाना है कि हम कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं। हम इस मुहिम को लेके जाना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट सीट जहां पे हमारे समाज के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिला है कि आप आए, और वहां पे मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन मिला और वो हमें बुला रहे हैं कि आप आए और यहाँ से चुनाव लड़े। और मैं जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं आज ट्रू सेंस में आपको कहना चाहती हूँ कि एक बहुजन समाज की बच्ची आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस सीट को एनडीए को छोड़ के, बीजेपी भाजपा को छोड़ के, बाकी जितने भी गठबंधन हुए हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है, जितना भी ऑपोजिशन है, इस सीट पे अपने लोगों को ना उतारे, अपने कैंडिडेट्स को ना उतारे और इस सीट को एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मतलब मॉडल पेश करें बीजेपी के सामने और उन्हें दिखाएं, ताकि जब फर्स्ट फेज के चुनाव हो जाए तो हम इतने मजबूती से जब इस सीट पे चुनाव हो तो जाके जो सेकंड और थर्ड सीट, फोर्थ सीट के चुनाव हो उसमें हम ईवीएम से चुनाव करवाने की पॉसिबिलिटी रख सकें। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि मेरे साथ साथी आशुतोष भी बैठे हैं, अभी तक 229 दिन हो गए मेरे आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हुए, और जिस तरीके को पुलिस को बैकफुट पे हमने रखा और पुलिस जो झूठे केसेस हम पे लगा के रखती है, खासकर जब आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हो तो आपके ऊपर पानी बहुत जल्दी झुकाव में हो तो गिर जाता है। तो उसका सामना कैसे करना है, लड़ाई को ईमानदारी से, मजबूती से कैसे लड़ना है और पीछे नहीं हटना, और इस ताकत से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम अटैक होने के बावजूद, मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे कि अगर ऐसी शख्सियत हमारे सामने जाती है तो वो ईमानदारी से अंदर भी हमारी बात रखेगी, जब संसद में जीत के पहुंचेगी और जमीन पे भी उतनी ही मजबूती से हमारे साथ रहेगी। शुक्रिया। अगर मुझे कुछ और चीज बाद में याद आती है तो शेयर करूँ। मैं अशोक शर्मा जी से गुजारिश कर दूंगा, जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शंस, जो हमारे देश के और विदेशों के भी जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उस कमेटी के नुमाइंदे हैं, वो भी आपके सामने बात रखेंगे कि ईवीएम को रोकने के लिए अभी आगे क्या करना पड़ेगा। खड़ा कर दो मैं साथियों, आपका रविवार के दिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 में लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जस्टिस मदन लोकुर कर रहे थे। इसमें भारत के भी तथा विदेशों के भी काफ़ी IT एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे।
जिसमें ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट भी थे जिन्होंने की इलेक्शंस का एग्जाम देखा है स्टेट लेवल पे और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उस समय हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था कि वो आए और हमारी इस पारदर्शिता की मुहिम के साथ जुड़े, लेकिन उस समय शायद लोगों को या तो वक्त नहीं था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 13 अगस्त 2022 को हमने एक सेमिनार आयोजित की जिसका नाम हमने रखा 3M मीन्स मशीन, मनी, मीडिया। आज इन 3 चीजों की मदद से इलेक्शन जीते जाते हैं। मनी का तो आपको पता ही है, जब हमने एक सेमिनार की थी तो इसमें हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस किया था। मीडिया का जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उसका क्या रोल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप में भी यदि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं तो वो प्राइवेट रूप से जानते हैं मीडिया की जो ओनरशिप है वो तो समझते वो लोग भी हैं, लेकिन उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन जो एक आम जर्नलिस्ट है, एक आम कैमरामैन है, उनको भी पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि क्या हो रहा है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो जब हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनविटेशन दिया था, मैं खुद घूमा था करीब 1 हफ्ते तक, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से मिला। हमने बीजेपी की लीडरशिप को भी बुलाया था, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ये गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सीधा संबंध हो जाएगा तो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो 13 अगस्त 2022 को, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 12 अगस्त को पार्लियामेंट का अवसान होना था सेशन का, लेकिन वो 3 दिन पहले हो गया। अधिकतर लीडर लोग चले गए, लेकिन उनमें काफ़ी लोग आए, कांग्रेस से, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, एनसीपी से और भी दीगर पार्टियों से। हमारे पास 11 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल थे और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन, हमारे प्रस्ताव को समर्थन भी दिया था। तो उस समय से आज तक हम ईवीएम के लिए अलग अलग किस्म से अलग अलग फोरम्स पे अपनी बात रख रहे हैं उनके इस बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वोटर को पता होना चाहिए कि वो किसको वोट डाल रहा है, जिसको वोट डाल रहा है वही रजिस्टर हो रही है या नहीं, और जो वोट रजिस्टर हुई है वही गिनी जा रही है या नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। मैं विदेशों में भी, मैं तो फॉरेन सर्विस का हूँ और काफी देशों में एम्बेसडर रहा हूँ और ऑब्जर्वर भी रहा हूँ विदेशों के इलेक्शंस में, यूरोपियन कंट्रीज में भी, एशियन कंट्रीज में भी। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों बैलेट पे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारा बेईमानी नहीं होती, हम ये भी जानते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे है, लेकिन यदि एक भी वोटर को शक है कि उसके द्वारा डाला गया वोट उसी कैंडिडेट के लिए गिना गया है जिसके लिए उसने डाला है, यदि एक वोटर को भी शक है तो हमारे इलेक्शन की जो एक तरह से निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे जर्मनी में तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसी बेसिस पे ईवीएम को बैन कर दिया था। यूरोप के अधिकतर कंट्रीज में, अधिकतर क्या करीब सभी कंट्रीज में कहीं ईवीएम नहीं है। इसके बाद हमने एक और बात कही, हमने कहा ठीक है आप कागज बचाना चाहते हैं, पेड़ों को बचाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जितने भी पर्ची वीवीपैट की पर्ची कट के गिरती है आप उनको गिनिए, आप मिलान कीजिए। उस पर भी वो तैयार नहीं हुई। शुरू में तो हमने 25% की बात कही थी, वो 25% पर्चियां गिनने को भी तैयार नहीं थे, और अब तो पर्चियों की भी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पहले वो जो शीशा था उसका जो कांच बाहर लगा हुआ था वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, तो ब्लैक हो जाता है बत्ती बुझते ही। तो
6 या 7 सेकंड के लिए वो बत्ती कहते तो 7 सेकंड है, पर मैंने भी वोट डाली है, मुझे तो लगता है 4-5 सेकंड से ज्यादा बत्ती नहीं जलती है। लेकिन आप उसको गिरते हुए नहीं देखते, तो काला है, जैसे बत्ती गई तो आप कुछ देख नहीं सकते, और आप ये भी नहीं देख सकते कि वो कट के गिरा कि नहीं गिरा। तो उसके बावजूद भी हम तैयार हो गए थे, हमने कहा कि चलो 25%, 50% कुछ तो गिनो। आज की तारीख में 1% गिनी जाती हैं पर्चियां, और कहीं कहीं 1% से कम हो जाता है यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ पे कि यूपी बिहार वगैरह में, जहाँ पे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-10, 12-12, 15-15 लाख वोट डल जाते हैं। ये तो हुई ईवीएम की बात। दूसरी बात हुई कि अभी जो रितु सिंह जी ने बताया आपको कि क्यों रामपुर को चुना गया है। रामपुर को इसलिए चुना गया है, पिछले साल जब आजम खान साहब रामपुर में डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद वहां इलेक्शन हुए। किसी अखबार ने नहीं छापा किस तरह इलेक्शन हुए। करीब 1 हफ्ते बाद मुझे वहां से 1-2 लोगों से पता लगा, मैंने जब फोन किया अपने दोस्तों को, उन्होंने कहा आके जानकारी हासिल कीजिए। मैं सुबह से शाम तक वहां पे गलियों में घूमा और मैंने लोगों से पूछा, आपने कभी भी लोकतंत्र की ऐसी हत्या कम से कम उत्तर भारत में तो नहीं देखी होगी हाल के वर्षों में। 60s और 70s में तो हम सुनते थे, लेकिन यदि लोगों को रोका जाता था तो वो दबंग लोग रोकते थे, या जो भी डोमिनेंट कास्ट होती थी उसके लोग रोकते थे, या जो पावरफुल कैंडिडेट है, माफिया है उसका, वो लोग रोकते थे। रामपुर के अंदर पुलिस ने, और वो भी सेंट्रल फोर्सेस ने, लोगों को वोट डालने से रोका। तरह तरह के बहाने ढूंढे गए। सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ और सीआरपीएफ को, वहां पे बीएसएफ हर जगह लगी हुई थी, बीएसएफ को यह अधिकार नहीं है कि वो आपका वोटर आईडी कार्ड देखे। वोटर आईडी कार्ड का मिलान करने का अधिकार सिर्फ पोलिंग ऑफिसर को होता है। लेकिन 100 मीटर पहले ही, जैसे ही आप घर से निकलते थे, आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता था। वो कहते थे नहीं ये काफी नहीं है, अपना आधार कार्ड भी लाओ। जाओ घर जाते आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ। उसमें यदि आपके नाम में जरा सा भी फर्क आ गया, जैसे कि मोहम्मद को HMOHAMMAD भी लिखते हैं, MMED भी लिखते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। जैसे अशोक को ASHOK भी लिखते हैं, कि कोई ASOK भी लिखता है। यदि एड्रेस में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मान लो मकान नंबर आपका 69 है, उसकी जगह उन्होंने फ्लैट नंबर 69 लिख दिया, या आपके मोहल्ले का नाम में स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो उन्होंने आपको वापस कर दिया। यहाँ तक कि पर्दा नशीन औरतों से भी उन्होंने कहा, बीएसएफ के लोगों ने, कि नहीं हम आपका शक्ल देखेंगे, आप अपनी पहले शक्ल दिखाइए। शुरू में वहां कोई महिला पुलिस नहीं थी, बहुत देर से महिला पुलिस आई। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने टेरराइज किया, और पोलिंग बूथ के बाद पास जाके फिर पुलिस वालों ने, लोकल पुलिस ने चेक किया, उसके बाद वो वोट डालने गए। इलेक्शन की पूर्व संध्या पे सेंट्रल फोर्सेस में छोटी छोटी गलियों में भी मार्च किया। क्या वो वहां पे ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी? क्या वो पैलेस्टाइन था कि जहां पे इजरायली फोर्सेस इस तरह से मार्च कर रही हैं? वो सिर्फ दहशत करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया गया कि लोग दहशत से घरों से बाहर निकल के वोट ना डालें। इस तरीके से इन सरकारी टूल को यूज कर सरकार की सच्चाई और ज्यादा गहन तरीके से सामने लाई जाए। जिस तरीके से अभी हमारे एक और साथी ने यहाँ बताया कि आजम खान साहब का जब उनको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, उसके बाद रामपुर की स्थिति क्या हुई, रामपुर ही क्यों चुना गया? क्योंकि अभी रिसेंट में रामपुर में जिस तरीके से पुलिस ने और मिलिट्री ने मिलिटराइजेशन किया, वहां की आम जनता को वोट डालने से रोका गया। दूसरी ओर महमूद प्राचा साहब एक ऐसे वकील है, अभी जैसे डॉक्टर रिपू ने बताया कि पुलिस को कानून सिखाना बहुत अच्छे से आ गया है, कि वो लोग बार बार वोट डालने से रोकेंगे, लेकिन हम भी वहां से ग्राउंड से दिखाएंगे इस पूरे भारत को, क्योंकि पहले की खबर तो एक भी नहीं आई। मुझे खुद बहुत बाद में, या हमारे तमाम साथी बहुत बाद में मिली, और आज मुखर रूप से तो आज सुनने में मिला।
कि और उसके साथ साथ अभी आते हैं कि रामपुर एक ऐसी जगह बन गई है कुछ सालों में कि सबसे ज्यादा वहां अत्याचार मुस्लिमों पे, दलितों पे हो रहे हैं। अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखने मिला, एक दलित साथी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे थे, और वो भी किसने शूट किया? पुलिस ने। तो पुलिस की प्रवृत्ता और सरकारी चीजों में सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना रामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में, ये क्या दिखाता है कि रामपुर एक ऐसी उनकी दहशत की जगह बन चुकी है जहां वो लोग किसी को नहीं आने देते। वही चैलेंजिंग जगह, जैसे बार बार हम तमाम देश के तमाम मुद्दों पर, तमाम ऐसे चैलेंजिंग मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी का केस हो, ये तमाम रिलीज माइनॉरिटी पर अत्याचार हो, ये तमाम महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासी पर अत्याचार हो, उन तमाम मुद्दों पर दिल्ली इस जगह में मुखर रूप से बोलते हैं। तो आज वही चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमने चुनी है। मैं उसके बगल से आता हूं, मुरादाबाद जिले से। हम भी महमूद राजा साहब का वहां से वेलकम करते हैं। और ये बात आज की जो रामपुर की जो बात है, वो बात जीतने और हारने की नहीं है, वो बात है कि हम लोग रामपुर की असलियत और रामपुर के लोगों की बात इस दिल्ली तक पहुंचाएं और EVM के खिलाफ और ज्यादा मुखर रूप से लड़ सकें। धन्यवाद। जय भीम।